अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, जो कि बहुत फेमस नावल है जिसको लिखा है विलियम गोल्डिंग ने। आज का लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए कि अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप बीएस इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं और आप कोई ऐसी वीडियो वॉच करना चाहते हैं जिसमें आपको सभी कुछ अच्छे से समझ आ जाए एक वर्क के बारे में, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम विलियम गोल्डिंग का इंट्रोडक्शन, इस वर्क का इंट्रोडक्शन, इस वर्क के जो मेजर थीम्स हैं, उसके अलावा सिंबलिज्म, कैरेक्टर्स एंड टाइटल सिग्निफिकेंस को डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम इस वर्क की डिटेल समरी को डिस्कस करने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। विलियम गोल्डिंग 19 सितंबर 1911 में इंग्लैंड में पैदा हुए थे और इनका फुल नेम था विलियम गर्लेट गोल्डिंग। इनके फादर एक स्कूल मास्टर थे और मदर जो थी वो भी वुमेन एक्टिविस्ट थी, वुमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट थी, या हम इनको सोशलिस्ट भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स विलियम गोल्डिंग ने इंग्लिश लिटरेचर को स्टडी किया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। एज अ स्कूल टीचर भी इन्होंने काम किया। उसके बाद इन्होंने वर्ल्ड वार 2 के दौरान रॉयल नेवी को ज्वाइन किया। वर्क के अंदर इन्होंने वर्ल्ड वार 2 के एक्सपीरियंस को शेयर किया। स्टूडेंट्स, इन्होंने वर्ल्ड वार के बाद नावल लिखने स्टार्ट किए थे। इनका जो फेमस नावल है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज 1954 में पब्लिश हुआ था। उसके अलावा ये नोबेल प्राइज़ विनर हैं लिटरेचर के अंदर। 1983 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। इनकी डेथ हुई थी 19 जून 1993 के अंदर। अगर हम विलियम गोल्डिंग के इंपॉर्टेंट वर्क्स को देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद है द इनहेरिटर्स, पिंचर मार्टिन, फ्री फॉल, द पैरामिड, डार्कनेस विजिबल। ये इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। अभी हम बात करते हैं इस नावल के बारे में। स्टूडेंट्स, ये नावल विलियम गोल्डिंग ने लिखा है जो कि 1954 में पब्लिश हुआ था। इसको पब्लिश करने वाले जो पब्लिशर थे वो फेबर एंड फेबर हैं, ठीक है। इसको वर्ल्ड वार 2 के बाद लिखा गया और इसके अंदर राइटर ने वार एक्सपीरियंस को बताया। हम अगर इस नावल को स्टडी करते हैं तो इसमें हमें सिविलाइजेशन का कोलैप्स नज़र आता है। कुछ ब्रिटिश बॉयज़ जो हैं, ब्रिटिश स्कूल बॉयज़ के थ्रू कैरेक्टराइजेशन की गई है। उसके अलावा स्टूडेंट्स, इस नावल का जो मेन हम कह सकते हैं कि इस नावल के अंदर जो है वो सर्वाइवल से बात शुरू होती है कि किस तरह से इंसान जो है वो विदाउट एनी रूल, विदाउट एनी रेगुलेशन सर्वाइव करते हैं। अभी हम बात करते हैं इस नावल के मेजर थीम्स के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास जो थीम है वो है ह्यूमन नेचर। इस नावल के अंदर ह्यूमन नेचर को एक्सपोज किया गया। सिविलाइजेशन वर्सेस सवेजरी दिखाई गई है। लॉस ऑफ इनोसेंस, पावर एंड कंट्रोल, फेयर एज अ ड्राइविंग फोर्स। उसके अलावा मॉरल करप्शन को दिखाया गया। रैशनैलिटी वर्सेस इंस्टिंक्ट्स। स्टूडेंट्स, ये थीम्स जो हैं ये इस नावल के मेजर थीम्स हैं। अगर हम इस नावल के टाइटल सिग्निफिकेंस को देखें तो टाइटल का मतलब है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। ये बील्ज़बर्ग की ट्रांसलेशन है जो ईवल या डेवल को रेफर करता है। स्टूडेंट्स, नावल के अंदर पिग का हेड जो होता है उसको स्टिक पर लगाया जाता है। ये पिग का हेड जो है बेसिकली लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज होता है। पिग हेड जो है ये बॉयज़ के अंदर की जो ईवल है, जो ईवलनेस है, उसको रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से ये टाइटल शो करता है कि रियल डेंजर आइलैंड में नहीं है बल्कि बॉयज़ के अंदर होता है, ह्यूमन के अंदर होता है। ये कोई बाहर वाली चीज़ नहीं है। ये डायरेक्टली सपोर्ट करता है सवेजरी और मॉरल ब्रेकडाउन को। उसके अलावा बेसिकली ये टाइटल जो है वो हमें ये बताता है, ये मैसेज कन्वे करता है कि ईवल एक्सटर्नल नहीं होती बल्कि ये एक इंटरनल फोर्स है। उसके अलावा अगर हम इस नावल के मेजर कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है राफ का कैरेक्टर, जो कि एक लीडर होता है और काफ़ी इंटेलिजेंट, एक सुलझा हुआ लड़का होता है और जिसको ये टेंशन होती है कि हमें यहाँ से निकलना है। वो कुछ रूल्स को मेंटेन करने की कोशिश करता है और क्योस के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है। उसके बाद राफ का ऑपोजिट कैरेक्टर है जैक। जैक जो है ये टोटली एक एरोगेंट बॉय होता है, रूल्स को रिजेक्ट करता है और हंटर्स का एक ग्रुप होता है जिसको ये लीड करता है। इसके अंदर ये फेयर होता है कि उसे पावर मिलनी चाहिए और उसको लीडर बनाना चाहिए। उसके अलावा ये पूरे आइलैंड के ऊपर एक क्योस, एक वायलेंस क्रिएट करता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो है पिगी का कैरेक्टर। अपेरेंटली तो इसे एस्थमा होता है, उसके अलावा इसने ग्लासेस डाले होते हैं और ये काफ़ी फैट बॉय होता है, लेकिन ये रिप्रेजेंट करता है लॉजिक को, रूल्स की सेफ्टी को, वैल्यूज़ की सेफ्टी को रिप्रेजेंट करता है और टोटली राव के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम स्टोरी में देखें तो ये रीज़न को रिप्रेजेंट कर रहा है और राव को काफ़ी मुफीद मशवरे भी देता है।
उसके बाद कैरेक्टर है साइमन का। साइमन एक बड़ा काइंड सा लड़का है, ठीक है, ये ह्यूमन नेचर को अंडरस्टैंड करता है, बीस्ट के रियल मीनिंग इसको समझ आ जाते हैं, बट क्या होता है इसकी डेथ हो जाती है, कि अभी सच सामने नहीं आता लेकिन इसको पहले ही मार दिया जाता है। उसके बाद कैरेक्टर है रोजर का। ये काफ़ी क्रूल कैरेक्टर है जो ब्रूटैलिटी को रिप्रेजेंट करता है, और इसको हम कह सकते हैं कि जैक का इन्फोर्सर होता है, और ये पिगी को मार देता है एक पत्थर के जरिए। हम इस नावल के सिंबलिज्म की बात करें कि विलियम गोल्डिंग ने कौन से सिंबल्स यूज़ करके किस तरह के मैसेजेस को कन्वे किया है, तो सबसे पहले टॉप ऑन द लिस्ट हमारे पास जो सिंबल है वो है कॉन्च शेल। कॉन्च शेल एक सिंबल है ऑर्डर का, अथॉरिटी का और सिविलाइज्ड बिहेवियर का। बेसिकली कॉन्च शेल जो है ये रिप्रेजेंटेशन है रूल्स की, रेगुलेशंस की, अथॉरिटी की। उसके बाद पिग्गी के ग्लासेस जो हैं उसको भी यहाँ पर सिम्बोलिकली यूज़ किया गया है। पिग्गी के ग्लासेस लॉजिक को रिप्रेजेंट करते हैं, साइंस को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके अलावा रिप्रेजेंट करते हैं पावर को, ठीक है। बीस्ट का जो यहाँ पे सिंबल यूज़ किया गया इस नावल के अंदर वो है, बीस्ट रिप्रेजेंट करता है फेयर को, ठीक है, डार्कनेस ऑफ ह्यूमंस, इंसानी दिल के अंदर, इंसानी माइंड के अंदर जो डार्कनेस है उसको रिप्रेजेंट करता है, और थ्रेट्स को रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज इटसेल्फ इज़ द सिंबल ऑफ इनर इवल, करप्ट साइड ऑफ ह्यूमन नेचर एंड मोरल ब्रेकडाउन को सिंबलाइज करता है। बाद फेस पेंट नॉवल के एंड पे ये होता है कि जो रोजर है, जो जैक है, वो अपने फेस, वो और उनका जो हंटर ग्रुप होता है वो अपने फेस को पेंट कर लेते हैं और राफ और बाकी बच्चों को मारने की कोशिश करते हैं। तो उनके फेस पेंट जो हैं ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं लॉस ऑफ आइडेंटिटी को, फ्रीडम टू एक्ट वायलेंटली एंड द राइज ऑफ सिवेजरी, ठीक है। ये फेस पेंट बेसिकली सिंबलाइज करते हैं सिवेजरी को। अभी हम इस नॉवल की समरी को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली विलियम गोल्डिंग ने ये स्टोरी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान लिखी थी। उस टाइम में वार के ड्यूरिंग काफ़ी अटैक्स हो रहे थे, तो कुछ ब्रिटिश स्कूल बॉयज़ को और उनके टीचर्स को प्लेन के थ्रू एक सेफ़ जगह पे भेजा जाना था। यानी ये प्लान हुआ था कि उनको किसी सेफ़ जगह पर भेजा जाए, और वो प्लान जो है वो क्रैश हो जाता है और एक अनसीन अननेम्ड आइलैंड पर जाके गिर जाता है। प्लेन के अंदर क्या होता है, प्लेन के अंदर जितने भी वर्कर्स होते हैं, जितने भी टीचर्स होते हैं, वी कैन से कि जितने अडल्ट्स होते हैं वो सभी मर जाते हैं, बट फॉर्चुनेटली सभी बच्चे बच जाते हैं, ठीक है। और प्लेन से निकलकर एक आइलैंड की डिफरेंट जगहों पर फैल जाते हैं। वहाँ पर कोई और इंसान नहीं होता, सिर्फ ये बच्चे वहाँ पर होते हैं, ठीक है। वहाँ पर इन बच्चों के अलावा और कोई इंसान नहीं होता, यानी कोई अडल्ट नहीं होता सिवाय एक पायलट के जो काफ़ी बीमार होता है, और वो इन बच्चों को कहीं और ले जाने के काबिल नहीं होता। तो ये बच्चे उसकी काफ़ी ज़्यादा टेक केयर करते हैं, काफ़ी उसकी हेल्प करते हैं, उसको जो है वो उसका ख्याल रखते हैं ताकि वो जल्दी ठीक हो और उनको जल्दी वहाँ से लेके कहीं और चला जाए या फिर उनको उनके घरों में पहुँचा दे। तो स्टूडेंट्स ये स्टोरी एक्चुअली शुरू होती है जब दो लड़के मिलते हैं, उनके नाम हैं राफ एंड पिगी। राफ जो है वो सभी बॉयज़ में से हैंडसम होता है, इंटेलिजेंट होता है, ऑल्डेस्ट होता है और कॉन्फिडेंट भी होता है, जबकि पिगी जो है ये एक नॉर्मल सा लड़का होता है, एस्थमा होता है इसको, ठीक है। उसके अलावा ये ग्लासेस पहने रखता है, और पिगी के थ्रू ही हमें पता चलता है कि इन लड़कों के ऊपर अटैक हुआ, क्योंकि वो टेक्स्ट के अंदर कहता है वी आर अटैक्ड। और स्टूडेंट्स पिगी राफ से ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। अपेरेंटली तो पिगी एक फैट बॉय होता है, ठीक है, ग्लासेस पहने होते हैं उसने, और उसको एस्थमा की बीमारी होती है, तो कुछ बाकी लड़के जो होते हैं वो उसको कुछ पसंद नहीं करते, लेकिन बेसिकली पिगी रीज़न को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये काफ़ी इंटेलिजेंट होता है और राफ को काफ़ी मशवरे भी देता है। क्या होता है, राफ और पिगी ये दोनों सी के पास होते हैं, तो उस टाइम पिगी को वहाँ से एक कॉन्च शेल मिलता है जो वो राफ को दे देता है और उसे बताता है कि तुम ये कॉन्च शेल बजाओ ताकि सभी लड़के इकट्ठे हो जाएं। जैसे ही राफ कॉन्च शेल बजाता है, उसको ब्लो करता है, तो सभी बच्चे आइलैंड के डिफरेंट जगहों से निकलकर, डिफरेंट जो है वो कोनों से निकलकर वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। तो जब सभी लड़के इकट्ठे हो जाते हैं तो ये कहते हैं कि अब हमें ये फैसला करना है, हमें डिसाइड करना है, हम इस आइलैंड पे आ तो गए हैं, ठीक है, लेकिन हमें अब यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज सिस्टम बनाना है। हमें ये डिसाइड करना है कि हम में से एक लीडर होना चाहिए। हम ऐसे तो रैंडमली यहाँ पे इधर उधर नहीं घूम सकते, जाहिर सी बात है एक लीडर होना चाहिए जो हमें गाइड करे, ठीक है, जो हमारा ख्याल रखे, जो हमारा यहाँ से रेस्क्यू का सबब बने, ठीक है। तो अब क्या होता है, सभी लड़के वोटिंग करते हैं कि चलो जिसके वोट ज़्यादा होंगे उसको लीडर बना दिया जाएगा। सभी लड़के राफ को अपना लीडर चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सबके वोट करने के बाद राफ जो है वहाँ पर चीफ बन जाता है, लेकिन
राव के लीडर बनने पर जैक को काफ़ी बुरा लगता है। जैसे कि मैंने आपको कैरेक्टर्स के दौरान बताया कि राव के ऑपोजिट कैरेक्टर है जैक, ठीक है। तो राव के जितने भी रूल्स होते हैं जैक उनको टोटली डिसएग्री करता है, उनके अगेंस्ट जाता है। तो जैक क्या करता है, जैक को काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि वो चाहता है कि वो लीडर बने, उसे लीडर बनाया जाए। अब जैक को जेलसी होने लग जाती है कि क्यों राव को लीडर बनाया। अब राव क्या करता है, राव जैक को खुश करने के लिए उसे हंटिंग के ग्रुप का लीडर बना देता है। अब हंटिंग के ग्रुप के अंदर वो लड़के आते हैं जिनकी ये कोशिश हो या जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि वो खाना भी लेके आएंगे और जो है उनका ख्याल भी रखेंगे। और अब राव, जैक और एक और लड़का है साइमन, ये तीनों मिलकर आइलैंड को एक्सप्लोर करते हैं ताकि वहाँ से कुछ खुराक निकाल सकें, बच्चों को देने के लिए उनका ख्याल रख सकें। तो ये तीनों मिलके आइलैंड को एक्सप्लोर करते हैं। वो माउंटेन पर जाते हैं और उन्हें ये पता चलता है कि वहाँ पर कोई अडल्ट है ही नहीं, सभी जो हैं वही बच्चे हैं और आइलैंड बिल्कुल खाली है और कुछ भी खाने के लिए वहाँ पर मौजूद नहीं है। और इसी दौरान उन्हें वहाँ एक पिग नज़र आता है, बट उसे मारने से पहले वो पिग वहाँ से भाग जाता है। अब राव का सारा फोकस होता है रेस्क्यू के ऊपर, ठीक है। जब तीनों वापस आते हैं तो राव सबसे ये बात करता है कि माउंटेन के ऊपर एक फायर सिग्नल होना चाहिए ताकि यहाँ से गुजरने वाले शिप्स हैं वो उनको आग या धुएं को देख के यहाँ से ले जाएं, ठीक है। क्योंकि राव को जब ये पता चला ना कि यहाँ पे तो कोई अडल्ट भी नहीं है, ना ही कोई खाने की चीज़ है यहाँ पे, तो यहाँ से रेस्क्यू होना बहुत ज़रूरी है। तो वो वापस आके सभी को ये कहता है कि यहाँ पर सिग्नल फायर होना चाहिए ताकि कोई शिप वो यहाँ से हमें बचा के ले जाए। तो राव कहता है कि जिसके हाथ में कौन शेल होगा सिर्फ वही मीटिंग के अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेगा, पॉइंट ऑफ व्यू देगा। और थर्डली जो है राव कहता है कि हम सब रहने के लिए यहाँ पर कोई झोंपड़ी या कोई शेल्टर बनाएंगे ताकि हमें एहसास हो कि हम यहाँ पर एक लाइफ गुजार रहे हैं, ठीक है। सभी बच्चे राव की बात मानते हैं क्योंकि सबको यकीन होता है कि कोई ज़रूर उन्हें वहाँ से बचा के ले जाएगा, उनको ज़रूर रेस्क्यू करेगा। वो सब उस प्लेस को एंटरटेनमेंट की जगह समझने लगते हैं। अब राव आइलैंड के ऊपर आग जलाने का सोचता है। वो सोचता है कि जैसे ही आग जलेगी, धुआं उठेगा, तो यहाँ से गुजरने वाले शिप्स को पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ लोग हैं, तो वो ज़रूर उस आग को देखने के बहाने हमें यहाँ से रेस्क्यू करेंगे। अब लकड़ियाँ इकट्ठी की जाती हैं और पिगी के ग्लासेस के थ्रू वहाँ पर आग जलाई जाती है। अब आग जलाते हुए वो इतनी आग जलाते हैं कि एक दरख्त भी उसके अंदर जल जाता है। आग की वजह से अब पिगी को गुस्सा आता है, ठीक है। पिगी को क्यों गुस्सा आता है, एक तो उसके ग्लासेस को यूज़ कर लिया जाता है आग जलाने के लिए, दूसरा जो है वो कहता है कि क्यों ना हम पहले अपने रहने की जगह बनाएं। अगर देखा जाए तो पिगी की ये बात ठीक है कि आग जलाने से पहले हम यहाँ पर अपने रहने की जगह बनाएं, आग तो हम बाद में भी जला सकते हैं। वो परेशान होता है, उसे ये नहीं पता होता कि पता नहीं हम कितने लड़के थे टोटल और हम में से कितने बच्चे ऑलरेडी खो चुके हैं, तो सबसे पहले हमें शेल्टर बनाने चाहिए, हमें तो ये भी नहीं पता। अब एक तरफ राफ और पिगी और प्लान बना रहे होते हैं ताकि वो शेल्टर बनाएं, जबकि दूसरी तरफ जैक जो है वो अपनी हंटिंग ग्रुप को जो है वो प्रायोरिटी देता है। अब जैक और राफ की लड़ाई हो जाती है। जैक कहता है कि पहले ये करना चाहिए, राफ कहता है पहले ये करना चाहिए। अब उनके दरमियान जब लड़ाई होती है तो पिगी उनकी सिचुएशन को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है, बट उसकी नहीं सुनते। और इन सब बच्चों में एक लड़का होता है जिसका नाम है साइमन, ठीक है, जो सबको हम कह सकते हैं कि थ्रू आउट सबकी हेल्प करता है। वो कहता है कि मैं खुराक की तलाश में निकलता हूँ, हो सकता है मैं कुछ लेके आ जाऊँ। तो वो काफ़ी बार जंगल में गया होता है और अच्छी तरह से उसे पता होता है कि जंगल में किस साइड पे बुशेज़ हैं, किस साइड पे कुछ उसे खाने को मिल जाएगा। तो अगर हम देखें तो स्टोरी के अंदर सभी मिलजुल कर इस आइलैंड के ऊपर लाइफ को एडजस्ट करने में लगे होते हैं। तभी साइमन को एक ओपन प्लेस नज़र आती है जहाँ पर कुछ झाड़ियाँ होती हैं और कुछ फ्लावर्स लगे होते हैं। दूसरी तरफ आइलैंड पर सभी बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। जितने भी छोटे बच्चे होते हैं ना उनको कहा जाता है लिटलन्स, ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है। जितने भी बड़े बच्चे होते हैं उनको बिगन्स कहा जाता है। तो बात यह है कि छोटे बच्चे दिन में सारा टाइम खेलते रहते थे और रात में उनको डर लगता था। वो सारे ये कहते थे बीस्ट बीस्ट, हर तरफ उनको बीस्ट ही नज़र आता था। तो कुछ बड़े बच्चे भी छोटों को टीज़ करते थे, यानी उनको टीज़ करके काफ़ी इंजॉय करते थे। तो एक दिन उस आइलैंड के ऊपर, उस जजीरे के ऊपर पिगी ने राव को एक आइडिया दिया। उसने उसे मशवरा दिया कि कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा बनाते हैं जो हमारे लिए टाइम देखने में मददगार हो, यानी हम उसके थ्रू ये अंदाज़ा लगा सकें कि क्या टाइम हुआ है, यानी सूरज की रोशनी के थ्रू वक्त का पता लगा सकें। अब ये बात सुनकर सारे बच्चे हंसने लग जाते हैं। असल में पिगी का जो चश्मा होता है ना और जो उसकी डिजीज़ होती है उसकी वजह से सारे बच्चे उसको कार्टून बोलते हैं।
तभी राफ को दूर समंदर में एक शिप नज़र आता है जो वहाँ से होकर निकल रहा होता है। अब पीछे हमने पढ़ा था ना कि पिग्गी जो है वो शेल्टर्स के ऊपर फोकस करता है। वो कहता है कि शेल्टर्स ज़रूरी है, आग तो बाद में जला लेंगे। अब यहाँ पे राफ देखता है कि एक शिप वहाँ से गुजर रहा है, ठीक है, और उसको उस शिप को नहीं पता कि हम यहाँ पर फंसे हुए हैं या हमें यहाँ से रेस्क्यू करना है। अब सारे बच्चे राफ के साथ मिलकर उस शिप को देखने लग जाते हैं, उस पहाड़ की तरफ देखना शुरू कर देते हैं जो आग उन्होंने जलाई थी वो जल भी रही है या नहीं। लेकिन वहाँ पर आग जो थी वो टोटली ख़त्म हो चुकी थी, वहाँ पे धुआं भी नहीं था, आग बुझ चुकी थी। तभी वो शिप वहाँ से जा रहा था उनको देखे बगैर, उनको रेस्क्यू किए बगैर। अब राफ अगेन पूछता है कि आग जलाए रखने का काम किसका था? जैक का था। उसके साथ जो लड़के थे ना वो सभी सूर के शिकार में मसरूफ़ थे। ठीक, तो अभी यहाँ पर हमने देखा ना पीछे कि जैक और जो राफ है उसकी आपस में लड़ाई हो जाती है। वो हंटिंग पे ज़्यादा फोकस करता है, जबकि राफ ने उसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी होती हैं उनके ऊपर वो फोकस नहीं करता। ठीक है, तो अब यहाँ पर आग जलाए रखने का काम था जैक का, लेकिन जैक और उसका जो ग्रुप था वो हंटिंग में बिजी थे, तो इस वजह से आग बुझ चुकी थी और वो शिप जो है वहाँ से जा चुका था उनको रेस्क्यू किए बगैर। अभी वो उस पिग का गला काटने ही वाला था। राफ जैक को गुस्से में आकर शिप के बारे में बताता है, ठीक है, जबकि जैक को बहुत खुशी होती है कि उसने शिकार कर लिया। अभी पीछे हमने पढ़ा था ना, जैक जो है वो शिकार करने जा रहा है, जबकि राफ और पिगी किसी और चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं। अब राफ उसको आके बताता है कि तुमने आग नहीं जलाई, ठीक है, तुम्हारी वजह से आज हम यहाँ से रेस्क्यू नहीं हुए। सभी लड़के मिलकर जैक के ऊपर चिल्लाते हैं, जैक को बताते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, इररिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई। अगर तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते तो आज हम यहाँ से निकल जाते। तो इस पर जैक को काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट फील होती है, जबकि जैक ने गुस्से में आके पिग्गी को मारना भी शुरू कर दिया। अब सब लड़के फिर से हंसने लग जाते हैं जब पिग्गी को मार पड़ती है। अब जैक ने सबसे माफ़ी मांगी और अपनी गलती मान ली कि मैं आग को नेक्स्ट टाइम जलाए रखूँगा, कभी बुझने नहीं दूंगा। अब वो पिग्गी से रिक्वेस्ट करता है कि अपना ग्लासेस दो ताकि वो दोबारा आग जलाएं, और वो सूर का जो शिकार करके लाया था ना जैक, उसको सभी पकाएं और उसको खाएं। लेकिन जैक ने पिग्गी को वो देने से इनकार कर दिया, और अब साइमन अपने हिस्से का सूर जो होता है वो पिग्गी को देता है ताकि वो खा ले। उसके बाद राफ ने फिर से कौन शेल बजाई ताकि सबको इकट्ठा करे और मीटिंग कर सके। स्टूडेंट्स, बेसिकली ये कौन शेल जो है सिम्बोलिज्म में मैंने आपको बताया कि ये ऑर्डर को और रूल्स को सिंबलाइज करती है। तो जब भी राफ कौन शेल बजाता है तो इसका मतलब होता है कि सारे बच्चे इकट्ठे हों और वहाँ पर एक मीटिंग की जाए, ताकि उस मीटिंग के अंदर बच्चों को रूल्स बताए जाएं। कोई भी बात होती है, जो कोई भी अनाउंसमेंट होती थी ना, तो राफ वो कौन शेल बजाता था और सभी लड़के वहाँ पर इकट्ठे हो जाते थे। फिर राफ उनसे बात करता था और उनके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ लेता था। उनका ये रूल था कि जिसके हाथ में कौन शेल होगा ना, वही भी लड़का अपनी बात जो है वो कन्वे कर सकेगा। तो अब वो फिर वहाँ पर मीटिंग करता है। राफ जो है वो उनको सभी कामों के बारे में बताता है, उनको रिमाइंड करवाता है कि मैंने आप लोगों को क्या क्या काम किए थे और उनमें से कितने काम हमने किए और किन पर अमल किया, किन पर नहीं किया। तो सबसे पहले वो कहता है कि हमने आग जलाने का सोचा था ताकि आग जलेगी तो यहाँ से गुजरने वाले शिप्स जो हैं वो हमें रेस्क्यू कर सकेंगे, लेकिन हम आग को ना जला सके। उसके बाद वो कहता है कि हमने शेल्टर बनाने थे तो हम शेल्टर भी ना बना पाए। तो राफ कहता है कि ना ही कोई और रूल फॉलो कर पाए हो तो तुम लोगों को आखिर किस बात का डर है। इस पर जैक बोलता है कि हमें तो कोई भी डर नहीं है, हमें खौफ भी नहीं है। ये लिटलन्स जो हैं, ये छोटे बच्चे जो हैं, इनको डर लगता है, ठीक है, कि इस आइलैंड पर कोई बीस्ट है जो डराता है इनको। एक बच्चा बोलता है कि ये सच है, मैंने खुद बीस्ट अपनी आंखों से देखा है। तब साइमन बोलता है कि मैं भी जंगल में घूमता फिरता रहता हूँ, हो सकता है तुमने मुझे देखा हो। सभी बच्चे बोलने लग जाते हैं, नहीं कोई भूत है, कोई बीस्ट है। सभी बच्चे शोर करने लग जाते हैं। पिग्गी जो है वो चिल्लाने लग जाता है कि कोई भूत नहीं है। जब पिग्गी चिल्लाता है कि तुम लोग सब चुप कर जाओ, यहाँ पर कोई बीस्ट नहीं है, कोई भूत नहीं है, तो जैक क्या करता है, जैक पिग्गी के हाथों से कौन शेल छीन लेता है। इस पर राफ जो है वो जैक को डांट देता है कि तुमने उसके हाथों से कौन शेल क्यों लिया, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी बारी दी गई, जब तुमने बात करनी थी तुम्हें कौन शेल दिया गया। अब पिग्गी बात कर रहा है तो उसको कौन शेल दिया गया, तो तुम क्यों उसके हाथ से छीन रहे हो। इस पर दोनों में लड़ाई हो जाती है। जैक ने राफ के खिलाफ काफ़ी सारी बातें की और उसको लीडर मानने से इनकार कर दिया। इस बार जो लड़ाई हुई थी ना, इस बार जैक जो है वो सभी रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डर्स सभी मानने से इनकार कर रहा था, और इवन उसने राफ को लीडर मानने से इनकार कर दिया।
अब राफ जो है, अब पिग्गी राफ को बोलता है कि कुछ ऐसा करो जैक है वो चीफ ना बन सके, क्योंकि अगर जैक चीफ बन गया तो ये सभी बच्चे कभी भी रेस्क्यू नहीं होंगे, क्योंकि जैक को तो इनकी टेंशन ही नहीं है, इनकी कोई केयर ही नहीं है। क्योंकि ये वार का टाइम पीरियड था। तो एक दिन क्या हुआ, हवाई जंग हो रही थी, फायरिंग हो रही थी, तो एक प्लेन जो है वो क्रैश हो जाता है, ठीक है, और एक पायलट वहाँ से गिर जाता है, वहाँ से प्लेन के अंदर से गिर जाता है, और वहाँ पर क्योंकि उसका पैराशूट ओपन नहीं हो रहा होता, तो पैराशूट ना ओपन होने की वजह से वो पायलट वहाँ पर गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। अब छोटे बच्चे सैम एंड एरिक उस तरफ निकलते हैं जहाँ पर वो पायलट गिरता है, तो उसकी डेड बॉडी को देखकर डर जाते हैं, उनको लगता है कि ये कोई बीस्ट है, ठीक है। तो वो दोनों भाग कर जाते हैं और राफ को जगाते हैं। तभी जैक भी उसके साथ उठ जाता है और कहता है कि हमें उस बीस्ट का शिकार कर लेना चाहिए। पिग्गी बोलता है कि तुम लोग ना जाओ, हमें इकट्ठे रहना चाहिए, ऐसे अगर बीस्ट है भी तो वो हमारे नज़दीक नहीं आएगा, हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जैक उसकी बात नहीं मानता और शिकार के लिए निकल जाता है। जैक और उसके हरदर्मी की वजह से पहले ही वो लड़कों को 2 ग्रुपों में बांट चुका था और उनको लीड कर रहा था। अपना एक, उसने, हम कह सकते हैं कि उसने अपना एक अलग ट्राइब बना लिया था। लेकिन वो ये प्रॉमिस करता है कि वो आप गोश्त भी आप लोगों को प्रोवाइड करेगा और प्रोटेक्शन का भी वादा करता है। अब जैक का जो ट्राइब है, यानी वो सारे मिलकर चले जाते हैं पिग का शिकार करने के लिए, उसके हेड को एक स्टिक पर लगा देते हैं ताकि ताकि बीस्ट उसके लिए उसे ले जाए, ठीक है। अब उस हेड पर फ्लाइज जमा हो जाती हैं। साइमन अकेला वहाँ जाता है और हेड को देखता है, उसको लगता है कि वो हेड उससे बात कर रहा है। अब उस पर साइमन जो है वो फेंट हो जाता है, इमेजिनेशन में चला जाता है और रियलाइज करता है कि असल बीस्ट जो है ना ही वो किसी जंगल में, ना ही वो किसी माउंटेन पर है, बल्कि एक्चुअल में जो बीस्ट है, जो बुराई है, वो इंसान के अंदर है। साइमन बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आती है तो वो माउंटेन पर जाता है और डेड पैराशूट को देखता है। सच जाने के बाद वो नीचे आकर सबको बताना चाहता है। जब वहाँ आकर साइमन देखता है कि बारिश हो रही है, तूफान है, बच्चे जो हैं वो सारे क्रेजी हो रहे हैं, शिकार की खुशी में पार्टी कर रहे हैं, तो होता है साइमन वहाँ आकर सबको बताना चाहता है कि मैंने असल में वो इंसान देख लिया है जिसको तुम लोग बीस्ट समझ रहे थे। तो जब वहाँ पर साइमन आता है, वो देखता है कि सभी लड़के जो हैं वो पार्टी कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, और अंधेरा होता है चूँकि वहाँ पर, तो वो साइमन को बीस्ट समझकर उस पर अटैक कर देते हैं और अब साइमन की डेड बॉडी जो होती है उसको समंदर में बहा दिया जाता है। स्टूडेंट्स, ये एक एक्शन जो था ना, ये एक पॉइंट जो है, ये नावल का एक टर्निंग पॉइंट है, मोस्ट सैड पार्ट होता है नावल का, क्योंकि साइमन ही वो लड़का होता है जिसको सारा सच पता होता है, ठीक है। इस सब पर राफ और पिग्गी को काफ़ी गिल्ट होता है कि शायद उनकी वजह से या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आज साइमन में मौजूद नहीं है। जबकि जैक और उसके साथी जो हैं वो और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, वो पिग्गी के ग्लासेस चोरी कर लेते हैं। राफ और पिग्गी ग्लासेस लेने जाते हैं, वहाँ पर अगेन बहुत बड़ा कॉन्फ्रंटेशन हो जाता है, राफ और जैक आपस में लड़ पड़ते हैं। इस पर ट्राइब का एक लड़का बहुत बड़ा पत्थर उठाकर गिराता है जो पिग्गी को लगता है और पिग्गी की वहाँ पर डेथ हो जाती है। स्टूडेंट्स, ये लड़का होता है रोजर, ठीक है, जो जैक के ग्रुप का एक लड़का होता है और पिग्गी को मार देता है। उसी के साथ क्या होता है, कॉन्च शेल भी टूट जाती है। बेसिकली कॉन्च शेल का टूटना लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो सिंबलाइज करता है कि जब इंसानों के अंदर इत्तेफाक नहीं होता है, जब उनके अंदर यूनिटी नहीं होती है, या फिर उनको अकेला छोड़ दिया जाता है रूल्स रेगुलेशंस के बगैर, तो वहाँ पर क्या होता है बेसिकली, तो रूल्स का टूटना, कॉन्च शेल का टूटना, ऑर्डर का टूटना, इस सब का टूटना जो है वो सिविलाइजेशन के ख़त्म होने को दिखाता है। अब राफ जो है वो बिल्कुल अकेला रह जाता है क्योंकि पिग्गी की डेथ हो जाती है, कॉन्च शेल टूट जाता है। जैक जो है वो टोटली एक दरिंदा बन चुका होता है। जैक राफ की मौत का भी ऐलान कर देता है कि क्यों ना हम उसको भी मार दें। अब जैक अपने ट्राइब के साथ मिलकर पूरे आइलैंड को आग लगा देता है, पूरे जंगल को आग लगा देता है, ताकि राफ छोटे बच्चों के साथ कहीं से निकल ना पाए और उनको मार दे, ठीक है। तो अब क्या होता है, वो सारे अपनी स्टिक्स को भी शॉर्प कर लेते हैं, जंगल को भी आग लगा देते हैं। उस धुएं को देखकर वहाँ पर एक नेवल ऑफिसर आता है, ठीक है, उसको लगता है कि यहाँ पर कोई गड़बड़ है, ताकि वो वहाँ पर जाके चेक करे कि वो आग क्यों लगी है। अब राफ जो है वो बच्चों के साथ मुश्किल से जो है वो बीच तक जाता है। वहाँ पर जब गिरता है तो अचानक देखता है कि उसके सामने वो ऑफिसर खड़ा होता है, ठीक है। ऑफिसर जो है वो उनसे पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर किस वजह से आए, यानी उनसे सारी
सारी बात जो है वो डिस्कस करता है। इसी पर राफ और बाकी बच्चे भी रोने लग जाते हैं। ऑफिसर होता है ना, वो उनको वहां से रेस्क्यू कर लेता है। ये नावल हमें बताता है कि एक्चुअल बीस्ट जो होती है वो कोई जानवर नहीं है या फिर कहीं और नहीं है, बल्कि एक्चुअल बीस्ट इंसान के अंदर मौजूद है। जब रूल्स और डिसिप्लिन खत्म होते हैं तो इंसान बहुत तेजी से वायलेंस और स्वेजरी में जाता है। नॉवल पावर, फेयर, लीडरशिप और ह्यूमन बिहेवियर को क्लियरली बताता है। ठीक है, ये दिखाता है कि सोसाइटी बहुत फ्राजाइल है। ठीक है, और उसके अंदर ऑर्डर जो हैं उनको हटा दिया जाए, रूल्स को हटा दिया जाए तो इंसान का जो एक्चुअल रूप सामने आता है वो बीस्ट का रूप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टोरी एंड होती है। आई होप आपको टोटली लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा, सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कहीं से समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दो। अपना रखना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।